ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जब से आरआरआर रिलीज हुई है तभी से हम देख रहे हैं कि वामपंथियों का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो एस राजामौली जी को किसी न किसी प्रकार से टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा सटल वे में हो रहा है। इतना सटल वे में हो रहा है, इतना शांति से ये हो रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति को तो ये पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से एस राजामौली जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से हो रहा है। और जब से वेस्ट में, अमेरिका में आरआरआर को जो सफलता मिली है, उसके बाद से तो पिछले 3-4 महीनों में ये जो टारगेट करना है एस राजामौली जी को, ये और भी ज़्यादा इसकी गति बढ़ गई है और ज़्यादा तेज़ी से ये हो रहा है। वैसे देखिए, आरआरआर जब रिलीज़ हुई थी तब भी एस राजामौली जी को संघ के कपड़ों में ऐसा एक मीम बनाकर लेफ्टिस्टों के द्वारा वायरल किया गया था। उस समय भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था। या फिर आरआरआर रिलीज़ होने के बाद में कुछ आर्टिकल्स भी वामपंथियों के द्वारा छापे गए थे कि भाई इस एस राजामौली जी को जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। वीर सावरकर जी के द्वारा बनाया गया जो वंदे मातरम का जो फ्लैग है वो इसमें दिखा दिया। हिंदुत्व नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा है और हिंदू प्रतिमाओं का जो फिल्म में सम्मान किया गया है। फिल्म के अंत में बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह अल्लूरी सीताराम राजू जी को जो दिखाया गया है, इन सारी बातों की आलोचना वामपंथियों ने उस समय आर्टिकल लिखकर की थी। और उसके बाद से भी लगातार ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो भी डाला कि एक अमेरिकन क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक सैमन अब्राम्स, वो द न्यूयॉर्कर के लिए एक इंटरव्यू लेता है एस राजामौली जी का, और उसमें वो कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जरूर देखना। पर फिर भी किसी न किसी प्रकार से उनके मुंह से ये बुलवाने का प्रयास किया गया, कुछ ना कुछ वो हिंदू संस्कृति के अगेंस्ट बोल दे। और इसके पीछे जरूर किसी ने भारत से ही चाबी भरी हुई है, ये हमें दिखता है, पता चलता है, ऐसा लगता है। पर दोस्तों, यहां पर प्रश्न ये है, इस पर तो हमने बात की हुई है 2 दिन पहले ही, पर यहां पर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम है आरआरआर से वामपंथियों को, लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब आरआरआर को अनाउंस किया गया था नवंबर 2019 में, लगभग 3.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, और जब आरआरआर को अनाउंस किया गया था और केवल एस राजामौली जी, रामचरण जी और जूनियर एनटीआर जी, उन तीनों का एक साथ में फोटो अपलोड किया गया था कि भाई हम ये फिल्म बना रहे हैं और अल्लूरी सीताराम राजू जी और कोमराम भीम जी के जीवन पर यह फिल्म आधारित होने वाली है। बस ये उस समय पता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो नवंबर 2019 में मैंने इस पर वीडियो बनाया था। देखिए, याद करिए, अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च करिए और उसको अवश्य देखिए। उस वीडियो में मैंने यही बात बताई थी, उसी समय मैंने ये गेस कर लिया था। आप अभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने तभी कहा था कि इस फिल्म में हमारे आदिवासी समाज के शौर्य और पराक्रम को जो दिखाया जाने वाला है, इससे वामपंथियों को बहुत बहुत पीड़ा होने वाली है। ये मैंने उसी समय कहा था, क्योंकि देखिए, वामपंथियों का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है वो समाज को तोड़ने और बांटने को लेकर है। और अगर आदिवासी समाज के शौर्य और पराक्रम की जो गाथाएं हैं, जो इतिहास है, ये तो केवल एक इतिहास का केवल एक पन्ना है। कोमाराम भीम जी के शौर्य और पराक्रम को जो इस फिल्म में दिखाया गया है, वो केवल इतिहास का एक पन्ना है। ऐसे हजारों हजारों शौर्य और पराक्रम की कहानियां, इतिहास, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रांत, अलग अलग गांव से जुड़ी हुई है। उन सब पर ऐसी ही भव्य फिल्में बन सकती है। पर वामपंथी इतिहासकारों ने कभी भी इस इतिहास को सामने नहीं लाने दिया। एक तो स्वतंत्रता के इतिहास को उन्होंने केवल 1-2 नामों तक ही सीमित कर दिया। स्वतंत्रता का पूरा श्रेय उन्होंने 1-2 नामों को ही दे दिया। और स्वतंत्रता के बाद से यही पाठ्य पुस्तकों में हमें पढ़ाया भी गया। हमारे जो क्रांतिकारी है, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की पहचान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनके इतिहास को कभी भी हमारे सामने आने नहीं दिया गया। और विशेषतः जो हमारा स्वतंत्रता का इतिहास अगर आप पूरा देखेंगे, तो हमारा जो आदिवासी समाज है, जो हमारे गरीब और पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। पर उसे कभी भी वामपंथियों ने सामने नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उनको तो समाज को बांटना है ना, उनको तो समाज में वैमनस्य उत्पन्न करना है ना। अगर वो समाज को बांटेंगे नहीं, जातिवाद को अगर वो किसी न किसी प्रकार से लोगों को जातिवाद में बांटेंगे नहीं, तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? उनकी राजनीति का तो बेस ही इस पर टिका हुआ है। और ये तो केवल एक पहलू है, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए, कि मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे एक्स प्लैनेट ने वाई प्लैनेट को गुलाम बना लिया। एक गैलेक्सी आप काल्पनिक मन में कल्पना करिए, उसमें एक्स प्लैनेट ने वाई प्लैनेट को गुलाम बना लिया है। अब वाई प्लैनेट के लोग वहां पर क्रांति लाते हैं कि ये एक्स प्लैनेट के लोगों को हमें यहां से निकाल देना है।
अब ये क्रांति इतनी बढ़ जाती है कि एक्स प्लैनेट के लोगों को वाई प्लैनेट छोड़ना पड़ता है। पर छोड़ते समय ये एक्स प्लैनेट क्या करेगा, आप कल्पना करिए क्या करेगा। वो ये चाहेगा कि यहाँ के जो सच्चे राष्ट्रवादी है, वाई प्लैनेट के जो सच्चे क्रांतिकारी है, सच्चे राष्ट्रवादी है, उनका इतिहास कभी सामने नहीं आए। उस इतिहास को दबा देंगे और जो अंग्रेज मुंह में आ गया, जो एक्स प्लैनेट का प्रोपेगेंडा आगे स्प्रेड करेंगे, उनके हाथ में वो सत्ता दे करके जाएंगे कि भाई एक्स प्लैनेट वालों ने इतने सैकड़ों वर्षों तक वाई प्लैनेट को गुलाम बनाया हुआ था, वहां पर झूठा इतिहास पढ़ाया था, तो एक्स प्लैनेट जब छोड़कर जाएगा तो ऐसे लोगों के हाथ में ही सत्ता दे करके जाएगा जो एक्स प्लैनेट के लोगों के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाए, वही झूठी इतिहास को वो आगे बढ़ाता रहे, और ऐसे लोगों के हाथ में वो सत्ता दे करके जाएगा। इसमें उनका भी फायदा और एक्स प्लैनेट का भी फायदा, क्योंकि उनकी गैलेक्सी में फिर भविष्य में लोग एक्स प्लैनेट को दोष नहीं दे, वो लोगों को बता सके कि भाई हम तो सिविलाइज्ड कर रहे थे वाई प्लैनेट के लोगों को, उनको तो जीना ही नहीं आ रहा था, हम तो भाई सोशल रिफॉर्मिस्ट है, हम तो वहां पर लोगों को सिविलाइज्ड कर रहे थे, उनको जीना सिखा रहे थे। या अवतार फिल्म का उदाहरण ले लीजिए, नावीज है और वहां पर स्काई पीपल उनको कहा गया है ना, जो बाहर से पृथ्वी से आए हुए हैं, तो नावीज और स्काई पीपल वहां पर आए हुए हैं। अब नावीज का रिवोल्यूशन अवतार 2 में दिखाया है, देखिए वो रिवोल्ट कर रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं वहां पर। एक ट्रेन को भी उन्होंने रोक दिया है, ट्रेन से सामान वो चुरा रहे हैं, बिल्कुल भारतीय क्रांतिकारियों की ही तरह। तो वो क्रांतिकारी है वहां पर कल्पना करिए भविष्य में ये क्रांति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस नावी लोगों की क्रांति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्काई पीपल्स को वहां से जाना पड़ता है। तो स्काई पीपल क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे। वो ये करेंगे कि ये जो सच्चे क्रांतिकारी है, इस नावी जो लोग हैं वहाँ के जो सच्चे क्रांतिकारी हैं, उनका इतिहास दबा दिया जाए, उनको माफी वीर कह दिया जाए, या उनको किसी न किसी प्रकार से उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया जाए, और कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जाए जो स्काई पीपल्स को अत्याचारी ना दिखाए। स्काई पीपल्स तो सिविलाइज्ड करने वाले थे, उन्होंने तो यहाँ पर रेलवे लाई, उन्होंने तो यहाँ पर विकास किया है? ये पढ़ाने वाले लोगों के हाथ में वो सत्ता दे करके जाएंगे। और इसके साथ ही एक और काम वो करेंगे कि जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, जो नावी लोग हैं या अन्य भी जो अलग अलग समाज उस प्लेनेट पर दिखाए हैं अवतार फिल्म में, उन सारे समाज के अलग अलग वर्गों को जितना हो सके उतना बांट दिया जाए। अभी अवतार 2 में एक दूसरा एक समाज का वर्ग वहां पर उन्होंने दिखाया है, दूसरी कम्युनिटी वहां पर उन्होंने दिखाई है, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, पानी के किनारे रहते हैं, बराबर ना। नावी अलग है और वो एक दूसरी कम्युनिटी अलग है, ये दो अलग अलग समाज हो गए ना। और इसके साथ ही और भी कई सारे ऐसे अलग अलग उस प्लेनेट के अलग अलग समाज यहाँ पर अवतार 2 में उन्होंने दिखाए थे। तो स्काई पीपल क्या करेंगे, तो जितना हो सके उतना अलग अलग समाजों में दरार डालने का प्रयास करेंगे, डिवाइड एंड रूल, उनको जितना हो सके बांटेंगे, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य उत्पन्न करेंगे, समाज को अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। समाज का गरीब और पिछड़ा वर्ग है, उनके मन में कि भाई उनको किसी न किसी प्रकार से अमीर गरीब या फिर समाज के अलग अलग वर्ग या फिर प्रांतवाद की राजनीति, अलग अलग भाषाओं की राजनीति। सोचिए नावीज की भाषा थोड़ी अलग है और वो जो समुद्र किनारे रहते हैं वो कम्युनिटी, उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है। तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक प्रांतवाद का जहर या भाषा को लेकर लड़ाइयाँ वो लड़ते रहे, ताकि वो कभी भी एक ना हो सके नावीज के रूप में, एक ना हो सके, वो कभी भी एक राष्ट्रवाद की भावना उनमें ना जग सके। वो प्रांत के लिए लड़ते रहे, भाषा के लिए लड़ते रहे, अलग अलग जातिवाद की राजनीति वहां पर चलती रहे, और अलग अलग समाज के वर्गों को जितना हो सके उतना बांट दो। और समाज का जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, भले ही उन्होंने सबसे ज्यादा क्रांति के लिए, उन्होंने सबसे ज्यादा क्रांति लाने का प्रयास क्यों ना किया हो, सबसे ज्यादा उनका योगदान क्यों ना हो, पर उस इतिहास को कभी सामने ना आने दो, क्योंकि भाई उनका प्रोपेगेंडा ही इस पर तो पूरा बसा हुआ है ना। उनको वो भड़काएंगे कैसे फिर। और यही एक होता है, एक नैरेटिव पर कंट्रोल करना जो होता है ना। और ये जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को, वामपंथियों के उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम आरआरआर ने किया। ये छोटी बात मत समझिए दोस्तों, आरआरआर इस फिल्म ने जो काम किया है ये छोटी बात नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है जो स्वतंत्रता के बाद में पहली बार आई है। आप शमशेरा फिल्म देखिए रणबीर कपूर की, उसमें यही वामपंथी प्रोपेगेंडा ही था जो मैंने आपको कहा ना, ये दिखाने का प्रयास करना कि भाई शमशेरा में तो ब्रिटिशों को भी मासूम उन्होंने दिखा दिया है, और यहाँ पर हिंदू कल्चर को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो अत्याचारी है, और वो समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से समाज को बांटा जाता है ना। और जो कॉलोनाइजर्स है उनको रिफॉर्मिस्ट दिखा दो, जो कॉलोनाइजर्स है उनको वो सिविलाइज करने के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो यहाँ पर डेवलप किया है भाई हमको,
ना, जैसे स्काई पीपल नाविक्स को डेवलप करने के लिए आए थे, और स्काई पीपल्स फिर क्या करेंगे, उस प्लेनेट पर कुछ ऐसे लोग खोजेंगे जो स्काई पीपल्स की बातों को आगे बढ़ा सके। उनको ही आप वामपंथी कह लीजिए, लिबरल्स कह लीजिए, वोक्स कह लीजिए, कम्युनिस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो स्काई पीपल्स की बातों को आगे बढ़ाएंगे उनको ही आप नावी, उस प्लेनेट के आप वामपंथी समझ लीजिए। तो शमशेरा में हमने देखा कि ब्रिटिश बहुत मासूम हैं, जो हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, इस देश के कल्चर को जो फॉलो करते हैं, वो अत्याचारी है, वो अत्याचारी है। पर इसी के बिल्कुल एग्जैक्टली अगेंस्ट आप देखेंगे तो आरआरआर में जो हमारे आदिवासी समाज का शौर्य और पराक्रम है, उस इतिहास को उतने ही सम्मान के साथ में उन्होंने दिखाया, और वामपंथियों के 70 वर्षों के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया उस फिल्म ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा जी, मैं तो चाहता हूं कि उनके ऊपर इतनी भव्य फिल्म बने, इतनी बड़ी फिल्म बने। वो तो आजीवन मिशनरीज के विरुद्ध लड़ते रहे। उनको बचपन में कन्वर्ट कर दिया गया था, पर उन्होंने फिर से सनातन संस्कृति में, वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने अपनी घर वापसी की, और आजीवन वे मिशनरीज के विरुद्ध लड़ते रहे। और ब्रिटिश इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका मुख्य एजेंडा तो यहां पर कन्वर्ट करना ही था ना। और ब्रिटिशों ने मतलब यहां पर तो कई सारे अलग अलग विदेशी आक्रांता भारत पर उन्होंने आक्रमण किया पिछले 1000 वर्षों में, पर ब्रिटिश सबसे चालाक थे। बाकी सब ने तो केवल अत्याचार किए, केवल यहां पर तोड़ फोड़, मंदिरों को तोड़ा या हत्या, लूट, बलात्कार उन्होंने किए, पर ब्रिटिशों ने उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान किया, और वो था नैरेटिव पर कंट्रोल करना, लोग समाज, अलग अलग समाज के वर्गों को बांटना, और यहां पर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो अपने ही देश से हेट कर सके। मैकॉले का वो वाक्य याद करिए कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, उससे ऐसी जनरेशन पैदा होगी जो बाहर से भारतीय दिखेगी, पर अंदर से पूरी तरीके से वो पश्चिमी सभ्यता को ही फॉलो करेगी, वो वेस्टर्न ही होगी। और देख लीजिए, आरआरआर रिलीज होने के बाद में कई एलिट क्रिटिक्स को इस बात की बहुत पीड़ा हुई थी कि भाई इसमें ब्रिटिशों को केवल वन टोन में कैसे दिखा दिया, यहां पर ब्रिटिशों को इतना ज्यादा निगेटिव कैसे दिखा दिया, क्योंकि भाई उनका मुख्य प्रेम तो ब्रिटिशों के प्रति है ना, स्काई पीपल्स के प्रति है। ये कोई मैं कपोलकल्पित बातें तो नहीं बता रहा ना, ये हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। आरआरआर में इस देश के कल्चर को सेलिब्रेट किया है, इस बात से कितनी पीड़ा हो रही है लेफ्टिस्टों को, वामपंथियों को। लगातार भारत में भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। एक विदेशी फिल्म क्रिटिक भी इंटरव्यू लेता है तो वो यही प्रश्न पूछता है कि आप हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडा को फिल्म के माध्यम से स्प्रेड कर रहे हैं, और उन पर जातिवादी होने का आरोप लगा, जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप तो नहीं निकल रहे ना कहीं से तो चाबी भरी जा रही है ना। और एक ग्लोबल लेवल पर फिल्म के अगेंस्ट ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऑस्कर की जो भी ज्यूरी उनकी होगी, उनके सामने कहीं ना कहीं पर ये आर्टिकल अवश्य आएगा। ऐसी बात तो नहीं कि ये आर्टिकल उनके सामने आएगा नहीं, कहीं ना कहीं से तो आएगा, और वो देखेंगे कि भाई ये SS राजामौली तो फांसीवादी है, ये तो राइट विंग के साथ में है, ये तो राइट विंग फासिस्ट आदमी है, और ये तो हिंदू नेशनलिस्ट के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहा है। और भारत में, जैसे कि उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, एंटी मुस्लिम भावना, मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आप हिंदू राष्ट्रवाद को अपनी फिल्म के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल ये SS राजामौली तो फांसीवादी व्यक्ति लग रहा है, और इसकी फिल्म को हम नहीं दे सकते ऑस्कर, या जो भी, मतलब एक माइंडसेट पर, एक सोचने के तरीके पर तो उसका इफेक्ट होता है ना। पर दोस्तों, ये बात अवश्य है कि आरआरआर ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज से पहले विदेशों में भारत के बारे में, किसी को भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में किसी भी देश में जाकर आपको कई सारे फॉरेन रिएक्शन चैनल्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जो वहां पर सड़कों पर घूमकर लोगों को पूछते हैं कि भाई आपको भारत के बारे में क्या पता है, तो 2-3-4 ही नाम वो केवल बताते थे कि भाई ताजमहल, गांधी और जातिवाद, ये भारत में है। केवल ऐसे 3-4 बातें उनको भारत के बारे में पता होती थी। मैंने इवन कई बार कहा है कि प्यूडीपाई जैसा एक यूट्यूबर, स्वीडिश यूट्यूबर, वो भी भारत के बारे में एक रैप सॉन्ग बनाता है, तो उसमें भी वो जातिवाद का उल्लेख करता है, क्योंकि नैरेटिव, ग्लोबल नैरेटिव इस प्रकार का, चाहे वो ब्रिटिशों के द्वारा पहले इसकी शुरुआत की गई हो, और उसके बाद में हमारे भारत के फिल्म मेकर्स और वामपंथी, इन्होंने ग्लोबली भारत को इसी प्रकार से दशकों से रिप्रेजेंट किया है ना, कि भारत के बाहर के लोगों को केवल यही पता है कि भाई भारत मतलब ताजमहल, गांधी और जातिवाद, इसके अलावा तो भारत में और कुछ है ही नहीं। पर आरआरआर ने उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, एक फिल्म ने वो ध्वस्त कर दिया। ये ताकत होती है कला और साहित्य के क्षेत्र की। ये बहुत बड़ा काम किया है SS राजामौली जी ने, और इसी कारण से ये पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल पागलों की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है।
दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी बातें मैंने आपको बताई है उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।